दोस्तों नमस्कार। पिछले पॉडकास्ट में आपने प्लेटो के व्यक्तिगत जीवन के विषय में जाना और साथ ही साथ हमने प्लेटो की जो न्याय की जो व्यवस्था थी, जो न्याय की अवधारणा थी, हमने उस पर भी बात की। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के द्वारा जो दिए गए विचार हैं, उसकी अगली कड़ी जो है वो है प्लेटो का दार्शनिक राजा। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा की। टुडे वी विल बी टॉकिंग ऑन द फिलोसोफर किंग ऑफ प्लेटो। दोस्तों, प्लेटो ने जिस सुंदर राज्य या आदर्श राज्य का जो भव्य सृजन किया है, उसके केंद्र में एक दार्शनिक राजा या फिलोसोफर किंग है। जैसे सारी नदियां आखिर में समुद्र से जा मिलती हैं, वैसे ही उसके विविध विचार जैसे न्याय, शिक्षा और पत्नियों का साम्यवाद सब एक ही दिशा में जाकर ठहरते हैं। यह दिशा है दार्शनिक राजा का शासन, द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग। प्लेटो का यह विचार इतना महत्वपूर्ण है कि फोस्टर इसे प्लेटो का बिल्कुल मौलिक या ओरिजिनल थॉट बताते हैं। एक तरह से प्लेटो का दार्शनिक राजा उसकी कल्पना शक्ति की बेजोड़ अभिव्यक्ति है। बहुत कम ऐसे दार्शनिक विचारक हुए हैं, ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने समस्या के समाधान का ये स्वार्गिक तरीका खोजा हो। प्लेटो ने स्वयं स्पार्टा तथा साइराक्यूज के निरंकुश और विकृत शासन का जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो किया था। वो समझता था कि इस दोष का सर्वोत्तम निवारण केवल दार्शनिक राजा के शासन में ही हो सकता है। हम लोग आपस में भी अक्सर चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों में भी वाद विवाद होता है इस विषय पर कि मौजूदा जो समस्याएं हैं उसका समाधान क्या होना चाहिए। तो हम लोग अपने अपने निष्कर्ष निकालते हैं और हमारे निष्कर्षों में विषय की समझ के साथ साथ उस पर्यावरण का भी बहुत बड़ा योगदान होता है जिसमें हम लोग रह रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी समस्या और समाधान हो सकता है उस व्यक्ति से जो शहर में रहता है से भिन्न हो। तो प्लेटो ने खुद देखा था, अपनी आंखों से देखा था निरंकुश व्यवस्था को, और निरंकुश व्यवस्था इतनी अधिक निरंकुश थी कि वो आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और सुकरात को मृत्युदंड जो दिया गया वो इस बात का साफ उदाहरण है। तो प्लेटो ने स्वयं स्पार्टा और साइराक्यूज के निरंकुश शासन का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। वो समझता था कि इस दोष को दूर करने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो यही है कि दार्शनिक राजा के हाथ में सत्ता हो। दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी। इस मूवी में जो हीरो है वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है। दरअसल वो हीरो एक छवि है, एक इमेज है जो जनता सामूहिक रूप से या हम सभी व्यक्तिगत रूप से अपने भावी नेता के लिए रखते हैं। फिल्मों के नायक सुंदर, चरित्रवान, बुद्धिमान और वीर होते हैं जो सुरीली आवाज़ में गाना भी गा सकते हैं, नृत्य भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर भले ही व्यावहारिक जीवन में किसी एक इंसान का व्यक्तित्व इतना शानदार ना हो, किंतु हम सभी को यही नायक अच्छा लगता है। हम सभी ये चाहते हैं कि ऐसा ही चमत्कारी व्यक्ति राजा हो हमारा, जो राज्य का कल्याण करे। प्लेटो ने भी दार्शनिक राजा का चित्र इसी भावना से प्रेरित होकर खींचा था। उसे बस यही लगा था कि यही स्थायी समाधान है और इस प्रकार नगर राज्य बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, महात्मा गांधी भी एक आदर्श राज्य या जिसे हम राम राज्य कहते हैं उसका उल्लेख करते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि
उनके आदर्श राज्य में राज्य की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी? क्या आपको लगता है कि राज्य न हो उसमें लोगों का कल्याण है, तो फिर हॉब्स की प्राकृतिक व्यवस्था में तब तो कोई दोष होना नहीं चाहिए था। तो दार्शनिक अक्सर कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कई बार ऐसे विषयों पर विचार करते हैं जो शायद व्यवहारिक रूप से संभव ना हो। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि बिना कल्पना शक्ति के, बिना स्वप्न के हम आगे की दिशा कैसे तैयार करें? हो सकता है आदर्श 100% पूर्ण ना हो, लेकिन अगर उसका बड़ा भाग अगर पूर्ण हो जाता है तो समस्या का बड़ा समाधान भी तो हो सकता है। तो प्लेटो ने शायद यही विचार किया होगा। प्लेटो की मान्यता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती और राजनीतिक महानता तथा ज्ञान एक ही व्यक्ति में नहीं आ जाते, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। अंग्रेजी में अगर कहें तो until the philosophers are the king or the kings and princes have the spirit and power of philosophy and the political greatness and wisdom are combined in one, the cities will have not rest from their evils. प्लेटो कहता है कि एक न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जिसके जीवन की मुख्य बात विवेक हो, बुद्धि या रीजन हो। अगर इसी बात को व्यापक दृष्टि से देखें तो प्रतीत होगा कि एक आदर्श राज्य वही है जिसमें शासन सत्ता विवेक प्रधान लोगों के हाथों में हो। जो सर्वाधिक बुद्धिमान हो वही शासन करें, जो सर्वाधिक योग्य हो वही शासन करें। इस आधारभूत जानकारी के पश्चात आइए अब हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के विभिन्न पहलुओं या डिफरेंट फेसेट्स पर बात भी करते हैं। तो सबसे पहले यह कि इंसान के निजी और सार्वजनिक व्यवहार को मार्गदर्शित करने की क्षमता केवल विवेक में है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से हमारी मित्र होती है और अच्छे कार्य करने में बुद्धिमत्ता, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, वो भी इस बात को मानते हैं कि हमेशा भावना पर विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। अर्थात इमोशन शुड बी गाइडेड बाय इंटेलिजेंस। आदर्श राज्य में विवेक की सत्ता वासना या एपेटाइट प्रेरित उत्पादक वर्ग के ऊपर, शौर्य प्रधान सैनिक वर्ग के ऊपर होती है। और अगर सभी पर विवेक शासन करता है तो उसमें सभी का हित है, राजा का भी और प्रजा का भी। इसके अलावा प्लेटो को अपने आदर्श राजा की क्षमताओं और सत्यता पर इतना विश्वास या यकीन है कि वो समझता है कि मात्र दार्शनिक राजा होने से ही सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। यही कारण है कि वह उसे संपूर्ण मानता है और वो दार्शनिक राजा को विधि या कानून से ऊपर भी रखता है। इसके बावजूद भी वो दार्शनिक राजा पर जरूर कुछ बंधन लगाता है। जैसे दार्शनिक राजाओं को अपने राज्य में ना तो अधिक दरिद्रता होने देनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक संपन्नता या प्रोस्पेरिटी। इसी प्रकार राज्य ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा। अगर बड़ा राज्य है तो उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर छोटा राज्य है तो उसमें इतने कम संसाधन होंगे कि वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। प्लेटो मानता है कि शिक्षा के विकृत होने पर राज्य मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए शासक को, जो शासक है, उसको शिक्षा से छेड़छाड़ जो है नहीं करनी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि वो हमेशा मजबूत रहे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं प्लेटो दार्शनिक राजा के अलावा भी करता है और एक तरह से ये दार्शनिक राजाओं पर कुछ अंकुश लगाने की बात प्लेटो ने यहाँ पर की है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो प्लेटो का दार्शनिक राजा इतना संपूर्ण है कि वो कभी खराब हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के हमने अब तक समझ लिया कि प्लेटो एक दार्शनिक राजा के बारे में बात करता है। ये काल्पनिक चित्र खींचता है, एक इमेजिनरी थॉट है प्लेटो का, और वो
ऐसा चित्र इस वजह से खींचता है क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह से उसके राज्य में गलत लोगों के हाथ में सत्ता थी और जिसके कारण से जो जन सामान्य है वो अनेक कष्ट भुगत रहा था और सामूहिक रूप से राज्य जो था, जो नगर राज्य थे उस दौर में, उनका कितना नुकसान हो रहा था। और इससे प्लेटो इतना ज़्यादा व्यथित हुए इन सारी कठिनाइयों से कि उन्होंने एक ऐसे राजा के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी और उसे कहा कि वो सब संपूर्ण है, उसे किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इतना सक्षम है कि वो अच्छा ही करेगा, जब भी वो करेगा अच्छा ही करेगा। तो एक तरह से प्लेटो की इस विचार पर अगर हम दृष्टिपात करें तो कई बातें हैं इसमें जुड़ी हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्लेटो सिर्फ एक पक्ष की ही बात करते हैं, जबकि दूसरा पक्ष भी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अगर सत्ता या शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाएगी तो वो तो निरंकुश बन जाएगा, और जब वो निरंकुश हो जाएगा तो इसमें राज्य या प्रजा का भला कैसे हो सकता है। तो प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासन को अनेक आधारों पर कमज़ोर, अप्रासंगिक और अव्यावहारिक सिद्ध किया जा सकता है। प्लेटो की अपेक्षाओं के अनुरूप ज्ञान एवं बुद्धि से संपन्न ऐसे दार्शनिक राजा का अन्वेषण बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि एक ऐसा राजा खोज लिया जाए जो दार्शनिक है और वो इतना संपूर्ण है कि सभी समस्याओं का समाधान स्वयं कर देगा। इसके अलावा प्लेटो का ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। उसने शासकों और सैनिकों को पारिवारिक जीवन और संपत्ति से दूर रखकर उन्हें विकास से वंचित कर दिया है। वर्ग विभाजन भी ठीक नहीं है। ये पता करना भी बेहद कठिन है कि किस व्यक्ति में किस तत्व की प्रधानता है। तो आपने एक फिल्म देखी होगी, अभी हमने एक फिल्म का जिक्र किया और एक फिल्म का उदाहरण और मैं यहाँ पर दूंगा जिसका एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब ऐसा दौर नहीं रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बता पाना कि किस तत्व की प्रधानता है, ये बड़ा मुश्किल है। प्लेटो ने जिस तरह से वर्ग विभाजन समाज में कर दिया है, तो ये एक तरह से प्लेटो की दूरदर्शिता है और मनोवैज्ञानिक विधियों का पालन नहीं किया गया है। इसमें जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसका पूर्णतया उपेक्षा उसकी की गई है। तो ये कैसे माना जा सकता है कि अमुक व्यक्ति इतना बुद्धिमान है और या अमुक व्यक्ति दूसरे कार्य के लिए सर्वथा योग्य है और वहीं दूसरे कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है। और वर्ग विभाजन तो नितांत अवैज्ञानिक है और कोई कहीं भी से भी योग्य हो सकता है, योग्यता कहीं से भी आ सकती है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर अखबारों में छपता है कि एक साधारण काम करने वाले व्यक्ति ने अपने बच्चे को पढ़ाया और फिर उसने IAS क्वालिफाई किया। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पृष्ठभूमि पर विचार करें तो किसी राज परिवार से नहीं आते और ऐसी किसी मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है उनके पीछे, और बहुत ही संघर्ष करके वो देश के इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे हैं। तो उनका जो उदाहरण है वो आदर्श है। और ये प्लेटो की इस बात का खंडन करता है कि जो वर्ग विभाजन है जो प्लेटो ने किया है उसका ये बात खंडन करता है। दूसरा ये कि प्लेटो की जैसा कि शिष्य कहते हैं कि जो परिवार है वो प्रथम पाठशाला होती है नागरिकता की, व्यक्ति की। परिवार में व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। हम सभी ने अपने माता पिता से, अपने परिवार में, अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीखा है, समाज से सीखा है। परिवार से विमुख होकर व्यक्ति में शायद वो सारी बातें न आ पाएँ, बड़े बड़े जो गुण होते हैं जैसे संवेदना है और सेवा भाव है, ये शायद न पैदा हो। प्लेटो ने इसकी भी उपेक्षा की है। तो जो प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं के लिए साम्यवाद की जो व्यवस्था की है संपत्ति और पत्नियों का, वो भी ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर प्लेटो के जो आलोचक हैं वो इस तरह से प्लेटो की दार्शनिक राजा के जो कॉन्सेप्ट है उसको अनुचित बताते हैं। प्लेटो की ये व्यवस्था इसके अलावा भी भेदभावपूर्ण है, विभाजनकारी है और एक वर्ग को पूरी तरह से राजनीतिक जो एक तरह से विमुख कर दिया गया है, उसकी राजनीतिक सहभागिता से उसको दूर कर दिया गया है। तो ऐसे में संपूर्ण समाज का विकास कैसे हो पाएगा।
और समाज वर्ग विभाजन में जकड़ जाएगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष फैलेगा और इस तरह से जो संघर्ष के कारण हैं वो प्लेटो खुद ही जन्म देते हैं। और ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि राज्य महान बन पाएगा। दार्शनिक राजाओं की जो स्वेच्छाचारिता है, भय की अनुभूति कराती है, उत्पन्न करती है, वो दार्शनिक राजाओं को योग्य मानकर उन्हें स्वेच्छाचारी बना देता है। जबकि लॉर्ड एक्टन का कथन आप सभी को याद होगा कि वो कहते हैं कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है, निरंकुश सत्ता उसे पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये जो बात लॉर्ड एक्टन ने कही है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शक्ति की तो ये प्रवृत्ति ही होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि साधारण मनुष्य जब असाधारण शक्ति का स्वामी हो जाता है तो उसका वो कैसे दुरुपयोग करता है, इतिहास दुनिया का भरा पड़ा है। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इन सब के बावजूद भी प्लेटो का दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। भले ही प्लेटो स्वयं ही ये स्वीकार करता हो कि ऐसा राज्य व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है इस पृथ्वी में, किंतु यह निर्विवाद है कि शासन में सर्वाधिक बुद्धिमान, योग्य, सदाचारी और परोपकारी व्यक्तियों का ही शासन होना चाहिए। धन्यवाद, आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। आगे की कड़ियों में हम प्लेटो के अन्य विषयों को शामिल करेंगे।